गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अमित कुमार पांडे इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज आपको इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्ट्रिंग इफ़िशियंसी पर चर्चा करूंगा। मुझे आशा है कि आपको इसके माध्यम से पावर सिस्टम के ह्यूज नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्ट्रिंग इफ़िशियंसी को समझने जानने में मदद मिलेगी। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट TDEP अर्थात ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के अंतर्गत भी यह टॉपिक आता है। उनके आगामी बोर्ड परीक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि 3 डिस्क का प्रयोग किया गया है। 3 डिस्क की एक स्ट्रिंग बनाई गई है। स्ट्रिंग अर्थात एक लड़ी। 1 2 3। प्रत्येक डिस्क की डिज़ाइन वोल्टेज रेटिंग के आधार पर होती है। प्रत्येक डिस्क लगभग 11 kV का वोल्टेज वियर कर सकता है, अथवा हम इसको डिज़ाइन करके इसके वोल्टेज की क्षमता को बढ़ा या घटा सकते हैं। इस प्रकार हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में विभिन्न प्रकार के डिस्क को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक स्ट्रिंग अर्थात लड़ी जैसी संरचना का प्रयोग करते हैं। इस लड़ी को हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। अगर यह लड़ी वर्टिकली यूज होती है तो ये एक सस्पेंशन इंसुलेटर का निर्माण करती है। अगर यही लड़ी हॉरिजॉन्टल अर्थात अर्थ के पैरेलल में इस्तेमाल होती है तो स्ट्रेन इंसुलेटर का निर्माण करती है, जिससे कि इसके प्रयोग से करंट कैरिंग कंडक्टर अर्थ से जुड़े हुए मेटेलिक टावर से आइसोलेट रहता है। यदि हम इसका प्रयोग ना करें तो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम टावर पे सूटेबल तरीके से इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। यदि विदाउट इंसुलेटर हम कंडक्टर को टावर से जोड़ते हैं तो पूरी करंट हमारी लीकेज के फॉर्म में अर्थ में प्रवाहित हो जाएगी। अब इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वोल्टेज के बढ़ने के क्रम में डिस्क की संख्या भी हमें बढ़ानी होती है। यदि हमें हाई वोल्टेज पावर सप्लाई यूज करना है तो हमें वोल्टेज को इंक्रीज करना है। हाई वोल्टेज के साथ साथ उसके साथ नंबर ऑफ डिस्क हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब यदि हम अधिक डिस्क की संख्या में डिस्क को प्रयोग करते हैं तो इससे टावर के क्रॉस आर्म की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्क बढ़ेंगे तो टावर के क्रॉस आर्म पे लोड बढ़ेगा, जिससे कि हमारे टावर की लागत बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ उसके बेस का सपोर्ट, उसमें यूज मेटल्स, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, जिससे कि हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क की लागत बढ़ जाती है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए हम एक स्ट्रिंग एफिशिएंसी फार्मूले का यूज करके एक एफिशिएंट स्ट्रिंग को डिज़ाइन करते हैं, जिससे उचित संख्या में डिस्क का प्रयोग करके चालक को टावर क्रॉस आर्म के मेटेलिक पार्ट से आइसोलेट रखा जा सके। इसमें सर्वप्रथम 3 महत्वपूर्ण टर्म प्रयुक्त होते हैं, जिसमें हम चर्चा कर देते हैं। पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ई टोटल सप्लाई वोल्टेज अर्थात वोल्टेज क्रॉस आर्म टू कंडक्टर है, यानी चालक और क्रॉस आर्म के मध्य का जो वोल्टेज है उसको हम ई से डिनोट करते हैं। यहाँ आप दूसरा फार्मूले में देख सकते हैं EN क्या है? EN वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियर टू कंडक्टर, यानी जो डिस्क चालक के सबसे निकट है उसके क्रॉस का वोल्टेज EN है। तीसरा फार्मूले में आप देख रहे हैं N नंबर ऑफ डिस्क यूज, जितना हम डिस्क यूज कर रहे हैं उसकी संख्या। नंबर ऑफ डिस्क पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज का स्तर बढ़ता है डिस्क की संख्या बढ़ती चली जाती है। इनके कैलकुलेशन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटक भी प्रयुक्त होते हैं जिन पर EN निर्भर करता है। चूँकि सप्लाई वोल्टेज E को हम कम अधिक कर नहीं सकते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है सप्लाई वोल्टेज का उतना वोल्टेज हमें रखना पड़ेगा। EN डिस्क नियर टू कंडक्टर जो है उसकी हम ग्रेडिंग को EN की वैल्यू को हम वेरी करके
इफ़िशियंसी को घटा या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम टोटल वोल्टेज को ट्रांसमिशन लाइन में तो अप डाउन कर नहीं सकते हैं। नंबर ऑफ डिस्क को ऑपरेटिंग कंडीशन में तो बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्क बहुत सारे टावर होते हैं, उसमें बहुत सारे डिस्क प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कैपेसिटेंस रेशियो, जिसको के से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू CS/CM। अब यहाँ बात आती है CS और CM क्या है। CS शंट कैपेसिटेंस होता है और CM म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है। शंट कैपेसिटेंस क्या है? शंट कैपेसिटेंस इंसुलेटर स्ट्रिंग तथा टावर के मध्य का कैपेसिटेंस होता है, तथा म्यूचुअल कैपेसिटेंस प्रत्येक डिस्क का कैपेसिटेंस होता है, जो कि हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के कारण उत्पन्न होता है, जैसा कि इस फिगर में डिनोट किया गया है। विभिन्न प्रकार के डिस्कों के क्रॉस CM और स्ट्रिंग और टावर के मध्य CS प्रयुक्त हो रहा है। CS और CM एक कैपेसिटेंस रेशियो का निर्माण करते हैं। ये रेशियो किस प्रकार जो है स्ट्रिंग इफिशियंसी को प्रभावित कर सकता है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, एक फार्मूला यहाँ यूज हुआ है, E1/1 इक्वल्स टू E2/1 प्लस K इक्वल्स टू E3/1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर इक्वल्स टू E/3 प्लस 4K प्लस K स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से E1, E2, E3 अर्थात पहले डिस्क के क्रॉस वोल्टेज, दूसरे डिस्क के क्रॉस वोल्टेज और तीसरे डिस्क के क्रॉस वोल्टेज हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें K की वैल्यू प्राप्त हो, टोटल वोल्टेज अक्रॉस डिस्क प्राप्त हो, सभी डिस्क के क्रॉस का टोटल वोल्टेज प्राप्त हो, तो 2 डिस्क, 3 डिस्क या एक डिस्क की कंडीशन में हम जो भी डिस्क कंडक्टर के नियर होगा, या 3 डिस्क की बात है तो E3 नज़दीक होगा, 2 डिस्क की बात है तो E2 नज़दीक होगा कंडक्टर के, हम उसकी वोल्टता ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 3 डिस्क तक ही जो है सिलेबस में है उनके, तो उसी को आधार मान के यहाँ पे फार्मूला बताया गया है। इसके ऊपर की डिजाइनिंग के लिए भी अलग से फार्मूले और चार्ट का प्रयोग होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम किस प्रकार स्ट्रिंग इफिशियंसी को इम्प्रूव करेंगे, इस पे कितने फार्मूले यूज हो रहे हैं उस पर चर्चा हो चुकी है। टोटल स्ट्रिंग इफिशियंसी जो होता है वो वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, यानी टोटल वोल्टेज जो स्ट्रिंग के क्रॉस यूज हो रहा है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियर टू कंडक्टर। पहला मेथड जो हम स्ट्रिंग को इफिशियंसी को इम्प्रूव करने में यूज करते हैं वो है इंसुलेटर डिज़ाइन मेथड। इंसुलेटर डिज़ाइन मेथड में हम इंसुलेटर को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि हमारा CM और CS यानी म्यूचुअल कैपेसिटेंस और शंट कैपेसिटेंस इस प्रकार वेरी करे कि हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाए। क्योंकि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जो कैपेसिटेंस रेशियो K की वैल्यू है वो CS और CM का रेशियो होता है। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस रेशियो। क्यों? क्योंकि जो EN है यानी वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियर टू कंडक्टर, EN की वैल्यू कैपेसिटेंस पे डिपेंडेंट रहती है। अगर हम डिस्क नियर टू कंडक्टर के क्रॉस का कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं तो हमारी EN की वैल्यू घट जाती है। EN की वैल्यू किस प्रकार घटेगी? चूँकि वोल्टेज और कैपेसिटेंस दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात जहाँ पे कैपेसिटेंस अधिक होगा तो उस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगा। तो हम स्ट्रिंग इफिशियंसी को देख पा रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रिंग इफिशियंसी CM और CS का अनुपात है, यानी हम CM यानी म्यूचुअल कैपेसिटेंस को बढ़ा दें और CS को रिड्यूस कर दें तो हम स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें म्यूचुअल कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हमें एरिया अर्थात जो डिस्क नियर टू कंडक्टर है उस डिस्क का एरिया अगर हम बढ़ा दें और डिस्क की विड्थ यानी डिस्क की दो मेटलिक पोर्शन के बीच की दूरी को कम कर दें, अर्थात डिस्क को पतला कर दें। क्योंकि डिस्क उस प्लेट के बीच एक इंसुलेटर की भांति कार्य कर रहा है, उसको हम पतला कर दें और डिस्क के मेटलिक पार्ट का एरिया बढ़ा दें तो हम CM को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हमारी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा है CS को डिक्रीज करना, शंट कैपेसिटेंस को डिक्रीज करना। तो इसके लिए हम
डिस्क की दूरी, अर्थात जो डिस्क की स्ट्रिंग यूज हुई है उसको हम टावर से दूर कर दें, अर्थात लंबे क्रॉस आर्म, लॉन्ग क्रॉस आर्म की सहायता से हम डिस्क को टावर से और दूर ले जा सकते हैं, डिस्क की लड़ी को दूर ले जा सकते हैं और हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार हम CM और CS को, यानी म्यूचुअल कैपेसिटेंस को बढ़ा करके और शंट कैपेसिटेंस को रिड्यूस करके हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अब इसमें तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग मेथड में हम हाई वैल्यू के कैपेसिटेंस वाले डिस्क को चालक के निकट स्थापित कर देते हैं और चालक से दूरी बढ़ने के साथ साथ हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को घटाते जाते हैं, अर्थात ऐसे डिस्क का प्रयोग करते हैं जिसकी धारिता घटती चली जाती है। तो टावर के क्रॉस आर्म के निकट जो कैपेसिटर होता है उसकी धारिता, अर्थात जो कैपेसिटर टावर के नज़दीक होता है उसकी धारिता कम रखते हैं और जो डिस्क कंडक्टर के निकट होता है इसकी धारिता हम अधिक कर देते हैं, जिसकी सहायता से हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो चालक के निकट वाला डिस्क है उसके क्रॉस अगर कैपेसिटेंस अधिक होगा, उसकी धारिता अधिक होगी तो उसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। कम होने के कारण EN की वैल्यू कम होगी और हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। चौथा मेथड जो हम यूज करते हैं वो है स्टैटिक शील्डिंग मेथड। स्टैटिक शील्डिंग मेथड, इसमें हम लाइन चालक के निकट इंसुलेटर के चारों ओर ग्रेडिंग रिंग अर्थात गार्डिंग रिंग का प्रयोग करके लाइन चालक के निकट डिस्क की म्यूचुअल कैपेसिटेंस को बढ़ा देते हैं, जिससे हम EN अर्थात वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियर टू कंडक्टर रिड्यूस हो जाती है और हमारी स्ट्रिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी हम इस तरह के वीडियोज आपके सिलेबस के आधार पे जो है जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर अपडेट देते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।